हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले अपने फ्रांस की क्रांति। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, जिसके अंदर आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति दे रखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रांस की क्रांति फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री के सिलेबस में दोस्तों दे रखी है, तो उस हिसाब से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी की जितनी भी एग्ज़ाम है उन सब के अंदर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम में आ जाएगा। जैसे बाकी फर्स्ट ग्रेड से नीचे की जितनी भी वैकेंसी है, अगर आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति दे रखा है तब तक बहुत ही अच्छा मैंने नोट्स बनाया है, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा आपके फ्रांस की क्रांति से। राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। बाकी सेंटर की जो वैकेंसी आती है उनमें तो पता नहीं, थोड़ा डीपली आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक तो फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए हम महत्वपूर्ण 4 बिंदु लेंगे। एक तो इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, उसके बाद इसके क्या क्या कारण रहे वो समझेंगे, और उसके बाद इसकी घटना क्या क्या रही वो समझेंगे, और उसके बाद इसके परिणाम क्या रहे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये 4 बिंदु पे हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इन चारों बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रांस जो था उसके अंदर क्या होता है। फ्रांस के अंदर ये क्रांति हुई थी जो फ्रांस के अंदर हुई थी, ना कि बाहरी शक्तियों की। ये जो भी फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी वो किसी बाहरी शक्तियों के विरुद्ध नहीं थी। क्या थी? ये किसी बाहरी शक्तियों के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, वहाँ के जो अंदर के जो लोग थे उनके निम्न के संघर्ष, यानी जो फ्रांस के अंदर जो लोग निवास करते हैं उन्हीं राजा महाराजाओं या उन्हीं के बीच में थी। यानी किसी बाहरी मतलब देश या विदेश से नहीं थी, केवल फ्रांस के अंदर से जो लोग निवास करते फ्रांस के अंदर, उन्हीं के मध्य ये संघर्ष था। उसी को हमने क्या नाम दिया था? फ्रांस की क्रांति नाम दिया था। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे ये विरुद्ध किस किस के मतलब विरुद्ध ये क्रांति हुई थी। तो किस किस के विरुद्ध क्रांति हुई थी? तो ये सबसे पहले जो क्रांति थी, ये फ्रांस की जो आंतरिक व्यवस्था थी, वहाँ का जो सिस्टम था, उनके खिलाफ थी। ये लोगों के द्वारा जो क्रांति की गई थी वो किसके खिलाफ थी? जो फ्रांस की जो आंतरिक व्यवस्था थी, उनकी राज व्यवस्था थी, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनके विरुद्ध क्या था? ये फ्रांस की जो क्रांति है वो इनके विरुद्ध हुई थी। अब इनके विरुद्ध भी हुई थी तो किस कारण से हुई थी? एक तो उनकी पुरातन व्यवस्था का विरोध किया था। उन लोगों ने क्या किया था? जो फ्रांस की क्रांति कर रहे थे, क्रांति की जो नेतृत्व करने वाले जो लोग थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था कि पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। उसके बाद में निरंकुश राजतंत्र की जो आवश्यकताओं के खिलाफ थे जो भी लोग, उन्होंने सबने मिलकर के क्या कर दिया? वहाँ पे क्रांति का आगाज कर दिया। और जो कुलीन तंत्र था उनके खिलाफ भी उन्होंने लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था, क्रांति की थी। जो कुलीन तंत्र था वो क्या करता था? जो छोटे बड़े किसान मजदूर जो भी थे उन सबका क्या करता था? शोषण करता था। उस वजह से उन लोगों ने अपने धीरे धीरे आवाज़ बढ़ाने लगी, और वहाँ पर फ्रांस के अंदर ये क्रांति का जो आगाज है वो धीरे धीरे उन्होंने कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में ये होता है दोस्तों सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद निरंकुश राजतंत्र। सामंतवाद क्या था? वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र था जो राष्ट्र राज्य के नियंत्रण में आता था। सामंतवाद जो भी जितना भी था वहाँ पे फ्रांस के अंदर, तो ये बात किसने कही थी? ये बात नेपोलियन ने कहा थी कि जो सामंतवाद है वो निरंकुश राजतंत्र है, वो मतलब राष्ट्र राज्य है, किसी के मतलब नियंत्रण में नहीं है, वो निरंकुश है, मतलब किसी भी तरह से लोगों की वो सुनता ही नहीं, वो अपनी मनमानी करता है। तो उस वजह से नेपोलियन ने कहा था कि ये सामंतवाद है। फ्रांस के अंदर क्या है? सामंतवाद है। उसके बाद में फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, उसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे वो कारण देखेंगे। तो कारण क्या था? तो उपासियो इंजिया, तो उपासियो जो इंजिया थी उसने क्या कर रखा था? उपासियो इंजिया ने क्या कर रखा था? पुरातन व्यवस्था लागू करती थी। फ्रांस के अंदर क्या कर रखी थी? पुरातन व्यवस्था लागू कर रखी थी, और उनको 3 वर्गों में बांट रखा था पुरातन व्यवस्था के अंदर। तो 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो देखो उसका अगर हम कारण देखें फ्रांसीसी क्रांति, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? एक तो जनरल एस्टेट आते थे। जनरल एस्टेट ऐसे लोग थे जो जिनको 3 वर्गों में बांट रखा था। क्या कर रखा था? फ्रांस के अंदर एक जनरल एस्टेट व्यवस्था चला रखी थी, उसको 3 भागों में बांट रखा था। 3 भाग कौन कौन से वो देखो, 3 भागों में बांट रखा था। वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये जनरल स्टेट व्यवस्था थी, एक सामाजिक न्याय व्यवस्था के जो कारण है उसमें ये जनरल स्टेट बना रखे थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट।
अब इन स्टेट के अंदर लोगों को बांट दिया कि भाई ये लोग इस स्टेट में आएंगे, इतने लोग इस स्टेट में आएंगे, जो मतलब मजदूर है, कृषक है, वो थर्ड स्टेट में आएंगे। यानी इन्होंने सभी लोगों को बांट दिया 3 स्टेटों के अंदर। तो अब कौन कौन से, देखो जो पादरी वर्ग होगा और विशेषाधिकार युक्त राज्य के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो, और उच्च शक्तिशाली जो आर्क बिशप थे, और कुछ जो निम्न कमजोर आर्क बिशप थे, इनको तो रख दिया इन्होंने कि भाई आप किस स्टेट के अंदर आओगे, आप फर्स्ट स्टेट के अंदर आओगे। यानी जो ये लोग थे जिनको तो क्या कर दिया इन्होंने, फर्स्ट स्टेट के अंदर इन्होंने रख दिया था इनको। उसके बाद में द्वितीय स्टेट के अंदर क्या होता है, देखो द्वितीय स्टेट के अंदर क्या क्या होता है। हाँ, द्वितीय स्टेट के अंदर इन्होंने किनको रखा, किन लोगों को, जो कुलीन वर्ग के जो भी लोग थे उनको रखा। उसके बाद में चर्च को भी इन्होंने द्वितीय स्टेट में रखा, सेना थी उनको भी रखा, राज्य के जितने भी सारे पद थे उन सब पदाधिकारियों को भी इन्होंने क्या कर दिया, द्वितीय स्टेट के अंदर रख दिया था। और जो विशेषाधिकार रखने वाले जो व्यक्ति थे ना, कौन है, तो शस्त्रधारी जो शक्तिशाली परंपरागत सामंत थे, जो शक्तिशाली सामंत थे वो विशेषाधिकार रखते थे, उनको भी सेकंड स्टेट में शामिल कर दिया। और जो वस्त्रधारी जो कमजोर वर्ग के जो अपने परंपरागत जो सामंत थे उनको भी इन्होंने द्वितीय स्टेट में रख दिया। तो यहाँ से दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण में से जो 3 स्टेट में बटी हुई थी सरकार थी, उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो फर्स्ट स्टेट के कौन से लोग थे वो आपको ध्यान में रखना है कि पादरी वर्ग था इसके अंदर, और जो आर्क बिशप थे कमजोर थे वो भी थे इसके अंदर, और शक्तिशाली वो आर्क बिशप थे वो भी फर्स्ट स्टेट के अंदर थे। उसके बाद में सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग थे, चर्च थी, सेना थी, राज्य के सभी पद इसी के अंदर आते थे, और जो शक्तिशाली जो सामंत थे वो भी इसी के अंदर आते हैं, और जो वस्त्रधारी सामंत थे वो भी इसी के अंदर आते थे, जो शस्त्रधारी सामंत थे वो भी सेकंड स्टेट के अंदर आते। अब आता है थर्ड स्टेट, सबसे जो कमजोर सबसे ज़्यादा लोग इसी के अंदर थे, और उसके बाद में इसको मतलब कमजोर भी बोला जाता था, कमजोर वर्ग भी बोला जाता था। तो इसके अंदर कौन आते थे, तो कर्षक आते थे, निम्न वर्ग के जो दास थे वो भी थर्ड स्टेट के अंदर आते थे, मजदूर भी थर्ड स्टेट के अंदर आते थे, मध्यम वर्ग के जो शिक्षक थे वो भी थर्ड स्टेट के अंदर आते थे, और चिकित्सक थे वो भी क्या आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर। डॉक्टर, अध्यापक, कृषक, निम्न जाति के जो दास, निम्न वर्ग के दास, मजदूर थे वो, ये सारे व्यक्ति किसके अंदर आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। उसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की थी, यानी 94% जनसंख्या किसके अंदर थी, थर्ड स्टेट के अंदर 94% जनसंख्या इसमें निवास करती थी। 94% जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, देखो 94% इसके अंदर, और एकमात्र वर्ग जो क्या करता था, कर देता था। ये एक मात्र ऐसा वर्ग था जो क्या देता था, कर देता था। बाकी के जो ये तो प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट थे ये दोनों क्या करते थे, कर देते नहीं थे। और जो थर्ड स्टेट था उन लोगों से उन्होंने कर लेना प्रारंभ करते थे, और इसमें जनसंख्या भी ज़्यादा थी, 94% जनसंख्या थी। तो ये तो उनके साथ सरासर गलत ही हो रहा है दोस्तों। तो उसके बाद आता है ये सामाजिक अपना कारण पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा कारण होता है अपना आर्थिक कारण। यानी क्या आर्थिक कारण थे फ्रांस की क्रांति के, तो फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, देखो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण है, उन्होंने लोगों ने क्या कर लेना प्रारंभ कर दिया था। अब वहाँ की जो सरकार थी वो क्या करती थी, 2 प्रकार के कर लेती थी। राजा महाराजा जो भी थे वो क्या करते थे, 2 प्रकार के कर लेते थे। किससे, जनता से 2 प्रकार के कर लेते थे। एक तो चर्च अलग से कर लेता था और राज्य अलग से कर लेता था। अब 2 प्रकार से जो निम्न वर्ग के जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनसे अगर कर लेता था तो अब उसके अंदर कितने परसेंट जनसंख्या है, फिर भी मतलब 94% जनसंख्या है, फिर भी क्या करते थे, इनसे ये कर लेते थे। और कर भी कितने, एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार की कर लेते थे। इससे लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। और जो चर्च होता था वो चर्च कौन कौन से प्रकार के कर लेता था, देखो चर्च कौन कौन से प्रकार के कर लेता था। तो चर्च एक तो टाइथ कर लेता था, और जो कोर भी कर लेता था वो बेगार कर था, और वो सड़क निर्माण के लिए भी क्या करता था, जो चर्च है वो सारे 94% जो भी थे उनसे ये कर लेता था। उसके बाद में जो राज्य था वो राज्य क्या करता था, राज्य भी क्या करता था, अपने मतलब अलग अलग से लोगों से कर लेता था। अब राज्य कौन कौन से कर लेते थे, तो प्रत्यक्ष कर राज्य लेता था और एक अप्रत्यक्ष कर लेता था। राज्य कितने प्रकार के कर लेता था, तो राज्य 2 प्रकार के कर लेता था। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के लेता था, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष कर, 2 प्रकार के कर राज्य लेता था। अब इसके अंदर प्रत्यक्ष कर में क्या क्या चीज़ें आती थी, प्रत्यक्ष कर के अंदर देखो क्या क्या चीज़ आती, तो
टाइल टाइल कर लेता था प्रत्यक्ष कर के अंदर। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राज्य फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य कौन कौन से राज्य अप्रत्यक्ष कर में कौन सा लेता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और एक इधर से डाल देंगे। तो फिर आपको ये पहचानना है कि दोस्तों कि राज्य प्रत्यक्ष कर कौन कौन से लेता था। एक तो टाइल कर लेता था और विकेट टाइल कर लेता था, उसे हम क्या बोलते थे, भूमि कर के नाम से ये टाइल कर लेता था। और विगमिंटे कर लेता था। विगमिंटे का जो विगमिंटे कर लेता था वो क्या था, आयकर के हिसाब से लेता था। और बेनेलाइट कर लेता था, वो शराब और गुचड़खाने थे उनके जो चलाने वाले व्यक्ति थे उनसे कौन सा कर लेता था, बेनेलाइट कर लेता था। कौन सा लेता था, बेनेलाइट कर लेता था दोस्तों। और वो बेगार कर नहीं देता था, जो प्रत्यक्ष कर के अंदर बेगार कर नहीं लेता था। और अब आ जाता इधर देखो दोस्तों, अप्रत्यक्ष के अंदर क्या क्या था, एक तो गेबेल कर लेता था और एक नमक कर लेता था। अप्रत्यक्ष कर के अंदर क्या 2 कर लेते थे, क्या, एक तो गेबेल कर और एक नमक कर। ये 2 कर किस में लेते थे, ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में लेते थे जनता से और थर्ड स्टेट वाले लोगों से ये कर लेते थे। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों तीसरा, राजनीतिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष के अंदर क्या होता है, तीसरा कारण क्या था अपना, राजनीतिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष के अंदर तीसरा कारण में आ जाता है अपना राजनीतिक असंतोष। हेनरी, अब हम मतलब फ्रांस के अंदर जो शासक थे, राजा थे, उनका काल देखेंगे। हेनरी जो शासक था, हेनरी के शासक काल में जो बुर्बो वंश का फ्रांस के अंदर शासन था, किसके था, हेनरी चतुर्थ के जो शासनकाल में के अंदर क्या था, बुर्बो वंश का शासनकाल था फ्रांस के अंदर। उसके बाद में लुई 13वें के काल में कौन था वहाँ पे अधिकारी, तो रिश्लू था। लुई 13वें के शासनकाल में जो अधिकारी था वो कौन था, रिश्लू था। और उसके बाद में लुई 14वें का जो शासनकाल था वो 1661 से लगा करके 1715 तक लुई 16वें का शासनकाल रहा था फ्रांस के अंदर। कहाँ रहा था, फ्रांस। और अब आता है महत्वपूर्ण, ये तो आपने शुरुआत देख ली कि भाई राजा महाराजाओं का किस प्रकार से वहाँ पे चलन था। फर्स्ट राजा कौन था, सेकंड राजा कौन था। उसके बाद में लुई 15वां आता है। कौन आता है, लुई 15वां। इसका शासनकाल होता है 1715 से 1774 तक। यानी लुई 15वें का शासनकाल कितना होता है, 1715 से 1774 तक इसका शासनकाल होता है। और इसने क्या बोला था, मेरे मरने के बाद क्या होगी, प्रलय होगी। यानी लुई 15वें ने क्या कहा था कि मेरे मरने के बाद क्या होगी, प्रलय होगी। और इसी के काल में क्या होता है दोस्तों, सप्तवर्षीय जो युद्ध है वो लुई 15वें के काल में हुआ है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब आता है अपना महत्वपूर्ण शासक लुई 16वें। क्यों, कौन आता है, लुई 16वें। इनका शासनकाल होता है 1774 से 1793 तक इन्होंने शासन किया था दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा था, एक तो मेरा आदेश, ये जो मेरा आदेश क्या था, इनका आदेश क्या था, पसंद कानून, काश में भी त्याग पत्र दे पाता। यानी लुई 16वें ने क्या कहा, काश में भी त्याग पत्र दे पाता। इसका शासनकाल पूछे तो 1774 से 1793 है दोस्तों। उसके बाद में गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल, ये भी इसी ने कहा था कि भाई गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल, ये लुई 16वें का वाक्य है। लुई 16वें का वाक्य क्या है कि गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल। शिकार करना भी इसका कार्य था। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, उसका क्या नाम था, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी इसकी पत्नी थी और इसका नाम था मेरी अंतवानेत जो महारानी थी, ये इसकी पत्नी थी, किसकी, लुई 16वें की। और ये किस वंश की थी, तो जो अंतवानेत है, जो रानी लुई 16वें की जो पत्नी है वो हैब्सबर्ग वंश की रानी थी, जिससे इसने लुई 16वें ने शादी की थी। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, क्या की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। और इसके पिता का जो वंश है वो कौन सा था, हैब्सबर्ग वंश था। और उसके बाद में इस क्रांति के अंदर इसको गरीबों की मदद करने वाली रानी भी बता रखा है। ये किसने बता रखा है, विंसेंट कामिनी ने कहा है कि भाई ये गरीबों की मदद करने वाली रानी है। उसके बाद में इसको अत्यधिक खर्चे की रानी के नाम से भी जाना जाता है। असंवेदनशील रानी थी और इसे घाटे की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, घाटे की रानी। मेरी अंतवानेत को किस नाम से जाना जाता है, घाटे की रानी है। और फिर इसी के कारण धीरे धीरे फ्रांस के अंदर क्रांति का शुरुआत हो जाती है।
उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा और पढ़ना है यहाँ तक, फिर उसके बाद में इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, तो उसके बाद में हम इसका चौथा कारण देख लेते हैं। फ्रांस की अगर प्रशासनिक असंतोष था, उसकी वजह से भी वहाँ पे क्रांति का आगाज हो गया था। 400 प्रकार के जो कर हैं वो फ्रांस के राजा लगाते थे जनता पे, प्रत्येक स्टेट पे। उसके कारण से ये इनकी जो सरकार होती है वो विफल हो गई थी। सरकार के नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम? गवर्नमेंट भी सरकार के नियंत्रण में थी, जो इंडस्ट्रीज थे वो भी सरकार के नियंत्रण में थे, जर्नलिस्ट जो भी थे वो भी सरकार के नियंत्रण में थे दोस्तों। उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर क्या था? इंडस्ट्रीज के ऊपर फ्रांस की जो जनता थी दोस्तों, इंडस्ट्रीज जो फ्रांस भाषा में इसे क्या बोलते थे? इंडस्ट्रीज को फ्रांस भाषा के अंदर एतादो द्वारा नियंत्रण है। इसके इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते थे? फ्रांस में किसका नियंत्रण था इंडस्ट्रीज के ऊपर? तो इंडस्ट्रीज में फ्रांस के ऊपर क्या था? एतादो का नियंत्रण था, एतादो का नियंत्रण था। उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, उस समय क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ की जो मतलब राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या था? एक कानून चला रखा था। क्या कानून था दोस्तों? कानून था लेटर दे कैच। लेटर दे कैच एक कानून चला रखा था। तो वो इस प्रकार का एक खाली कागज था, उस पर क्या था? राज्य की मोहर लगी हुई थी और उसके ऊपर पूरा खाली था। तो वहाँ के जवानों को एक अधिकार दे रखा था कि भाई आपको किसी को भी पकड़ना है किसी भी जुर्म में, तो आप सीधा वो कागज़ पे साइन करवा के उसको पकड़ सकते हो। तो इसको किस नाम से जाना गया है? तो इसको जाना गया है दोस्तों, इसको जाना गया पकड़ने का पत्र। इसको किस नाम से जाना गया है? पकड़ने का पत्र के नाम से भी इसको जाना गया है कि भाई एक तरह का ये पकड़ने का पत्र है। इस पर राज की मोहर भी लगी हुई है और इसको हम किसके समान मानते हैं? रोलेट एक्ट के समान भी इसका पकड़ने का पत्र जो है लेटर दे कैच, इसको हम रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। रोलेट एक्ट के समान भी इसको हम मानते हैं। और भारत के अंदर इस पत्र को क्या कहा जाता है? भारत के अंदर इस पत्र को कहा जाता है लात्रे दे कासे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आया भी हुआ है दोस्तों। लेटर दे केच को भारत के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो द लेटर दे केच को हम भारत के अंदर लात्रे दे कासे के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। बौद्धिक जो वर्ग था उसका योगदान किस प्रकार से रहा था? बौद्धिक वर्ग का अपने जो इस क्रांति के अंदर योगदान किस प्रकार से रहा था, तो वो देखते हैं। बौद्धिक वर्ग जो भी लोग थे, बुद्धिमानी जो बुद्धिजीवी जो भी लोग थे जो फ्रांस के अंदर थे, एक तो रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था और वाटलेयर था और दिद्रो था। यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो ये जो बौद्धिक जो यानी बुद्धिशाली जो भी व्यक्ति थे, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और दिद्रो, इन्होंने बहुत ही अपना अच्छा योगदान दिया था फ्रांस की क्रांति के अंदर। लोगों की तरफ से इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और लेखन और इनकी रचनाओं के आधार पर ही लोगों ने इनको अच्छा सपोर्ट किया और लोगों ने भी इनकी मतलब अच्छी अवहेलना की है कि भाई ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे फ्रांस के नेतृत्व के अंदर। तो अब इनको देखते हैं। बौद्धिक वर्ग थे, इनके शासनकाल की थोड़ी सी ये इधर मैंने अलग से टेबल बना रखी है दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे। जैसे एक तो शासक था लुई 16वें, इसके काल में जो अधिकारी था वो कौन था? रिस्लो था। और इसके काल में प्रधानमंत्री कौन था? तो इंटेंडेंट था इसके शासनकाल में, ठीक है। इंटेंडेंट इसके शासनकाल में प्रधानमंत्री था। लुई 14वें के शासनकाल में अधिकारी कौन था? तो मजारे अधिकारी था इसके। और लुई 15वें के काल में कौन था अधिकारी? तो कार्डिनल फ्लोरी इसके शासनकाल में अधिकारी था। लुई 15वें के काल का आप याद रख सकते हो कि भाई लुई 15वें के काल में जो अधिकारी था वो कौन था? तो कार्डिनल फ्लोरी इसके शासनकाल में अधिकारी था। और बाकी की जो क्लास है वो हम दोस्तों आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।